नमस्कार दोस्तों, किसान आंदोलन का 34वां दिन है। कल 35वां दिन होगा जब केंद्र सरकार और किसान आंदोलन के नुमाइंदों के बीच बातचीत होगी। वो बातचीत जो बीच में रुक गई थी क्योंकि किसान नेता चाहते थे कि बातचीत के एजेंडे में उनके वो मुद्दे शामिल हों जिन मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा कि 3 कानूनों की वापसी हो, कानून रद्द हो। दूसरा, एमएसपी को लेकर कानूनी गारंटी दी जाए और एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने वाला कानून बनाया जाए। और इसके अलावा 2 मुद्दे सरकार की तरफ से अब तारीख मुकर्रर की गई है, कल बातचीत होनी है। इस बीच किसान अलग अलग इलाकों में आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर। और अभी मैं हूँ टिकरी बॉर्डर पर। टिकरी बॉर्डर पर भी किसान बहुत लंबी कतार में, किसी ने कहा कि 14-15 किलोमीटर तक लंबी कतार है। आज मैं वो भी 40 किलोमीटर तक जा चुकी कतार। अच्छा, ये कह रहे हैं 40 किलोमीटर, तो मैं आपको इस कतार का भी मुआयना करूंगा और वो भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले जहां मैं हूं यहाँ के किसानों से बात करूंगा कि क्या कल जो बातचीत होने वाली है उससे कुछ उम्मीद दिखती है, और कल की बातचीत अगर नाउमीदी पर ख़त्म होती है तो आगे का रास्ता क्या है। और ये अलग अलग जगह, हर जगह ऐसे किसान बैठे हैं और किसानों का काफिला, किसानों की कतार लगातार लंबी होती जा रही है। सरकार की कोशिश ऐसे आंदोलनों को लेकर होती है कि आंदोलनकारी थक जाएं, लंबे वक्त तक बैठे बैठे हताश हो जाएं और उसके बाद आंदोलन की धार और रफ्तार कम हो जाए। इस आंदोलन के साथ क्या हो रहा है, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे आंदोलनकारियों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। जैसा अभी उन्होंने कहा कि 40 किलोमीटर लंबी कतार बन चुकी है। मैं देखता हूँ जितनी लंबी कतार, अभी मैं जहाँ बैठा हूँ पीछे मैं देखा हूँ दलाल खाप 84, तन मन धन से किसान आंदोलन को समर्पित, किसान एकता जिंदाबाद। बहुत सारे लोग हैं यहाँ, सिख भी दिख रहे हैं, हरियाणा के लोग भी दिख रहे हैं। तो ये हरियाणा पंजाब की साझी विरासत भी है। बहुत कोशिश होती है हरियाणा पंजाब को अलग करने की, कोशिश सरकार की तरफ से भी होती है, कोशिश हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर की तरफ से भी होती है कि आंदोलन तो सिर्फ सिखों का आंदोलन है, पंजाबियों का आंदोलन है, हरियाणा तो इससे बाहर है। लेकिन पहले भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया सिंगू बॉर्डर पर भी कि वहाँ भी हरियाणा की खापों के बहुत सारे लोग बैठे हैं और यहाँ तो एक ही जगह, यहाँ पंजाबी भी हैं, हरियाणा के लोग भी हैं। और तो मैं समझता हूँ इनसे पहले, सबसे पहले आपसे ही थोड़ा, चूंकि बहुत सारे लोग दुनिया भर में वीडियो को देखते हैं, दलाल खाप 84 क्या है, पहले इसके बारे में बताइए। आपसे भी बात करें। ये है, आपका शुभ नाम क्या है, कहाँ से हैं? सुरेंद्र दलाल, गांव चिड़ी, रोहतक, हरियाणा से हूँ। ये जो दलाल खाप 84 है, 84 तो हम लिखते हैं, हमारे 172 विलेजेस हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर, और पूरे 172 का एक प्रधान मुखिया चुना जाता है जिसको प्रेसिडेंट या आप कुछ भी कर लो, उसके नेतृत्व में ये दलाल खाप का यहाँ पर टेंट लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप रिप्रेजेंटेटिव 172 गाँव मानो। 172 गांव किस जिले के? पूरे भारतवर्ष के, मतलब यूपी और हरियाणा सब? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, दलाल जहाँ भी बसते हैं। हमारा वार्षिक एक सम्मेलन होता है, अपने सुख दुख की बातें करते हैं, कोई समस्या आती है उसका निपटान करते हैं, और उसका मुखिया का होता है भाई इसे आप खुश हो या नहीं खुश हो। तो चौधरी भूप सिंह के नेतृत्व में ये धरना चलाया जा रहा है और 172 गांव ये मान को एक जगह यहाँ पे इस प्रोटेस्ट को समर्थन दे रहे हैं। तो आपके जो दलाल खाप के सदस्य, जो दलाल जितने सरनेम वाले हैं वो सारे लोग? हाँ, वो सभी लोग आते हैं, बारी बारी आते हैं। कोई 3 दिन में आता है, कोई 5 दिन में आता है, कोई घर पे हमारा सामान पहुंचाता है, कोई रेडी करता है, कोई ट्रांसपोर्ट का काम करता है। इस प्रकार से चलता हुआ है। सरकार ने ये सोचा था ये लोग कुछ दिन बैठ के थक जाएंगे, लेकिन हमने एक व्यवस्था कायम करी। अगर भाई 3 दिन तक यहाँ रुको, बाकी घर जाओ, कुछ गाड़ी वाले उनको लेके जाएंगे। हमारी माताएं बहनें हमारा आटा पीसती हैं, हमारा दूध बिलोती हैं, मक्खन दही वगैरह हमारे को डेली पहुँचा रही हैं। तो ये एक व्यवस्था है। जिस प्रकार किसान हज़ारों सालों से अपनी खेती करते आ रहे हैं, हमने इसको खेती मान लिया प्रोटेस्ट को। अब चाहिए हज़ारों साल क्यों न चले, जैसे एक फसल बोते हैं वो नहीं बनती, दूसरी बोते हैं, तो ये तो एक खेती का रूप ले लिया हमने। जब तक फैसला नहीं होगा तब तक हम यहाँ से जाएंगे। अच्छा, मैं अगला सवाल पूछने से पहले, चूंकि आपने कहा कि दलाल खाप है और जितने दलाल सरनेम वाले लोग हैं सब इस खाप के सदस्य हैं, और आपने कहा 172 गांव के लोग हैं, लेकिन जिस सूबे के आप हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जी रोहतक, हरियाणा। रोहतक के रहने वाले हैं। तो जिस सूबे के आप रहने वाले हरियाणा के ही कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल, वो भी दलाल हैं। जेपी दलाल साहब का एक बयान है कि ये सब जो आंदोलनकारी हैं इनके पीछे चीन पाकिस्तान है, ये देशद्रोही हैं। तो एक दलाल वो भी हैं और एक दलाल आप भी हैं जो बैठे हैं। उसका मैं आपको बताऊंगा ना, जब जेपी दलाल ने हमारे को खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा, हमने उसी प्रकार से हमारी पंचायत बुलाई और पंचायत की डेट रखने का फैसला किया। तो हमारे प्रधान ने ये कहा एक बार उससे पूछ लिया जाए। उसके घर पे गए, हमारे मौजूद लोग फ़ोन से संपर्क किया, उससे हमारे कोई संपर्क नहीं हुआ। हमारी पूरी दलाल का अपने इकट्ठा होकर के मीडिया के माध्यम से जेपी दलाल का बहिष्कार कर दिया है। हम उसको भाई मानते ही नहीं।
हमने कहा था अगर हमारा भाई हमारे पास आ जाए, वो नहीं आ, हमारी दलाल खाप उसका बहिष्कार कर चुकी है। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं कि अब कल बैठक होनी है, केंद्र सरकार से बातचीत होनी है, तो क्या लगता है आपको? देखो जी, लगता तो कुछ कम है, बाकी जो हमारा नेतृत्व है वो जाने। हम तो सोच रहे हैं जैसा जल्दी हो जाए देश के लिए भला है, अगर नहीं होगा तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कल फैसला हो जाए तो, नहीं तो ये केंद्र सरकार जो है 2 स्टेज बना ले, 2 ग्राउंड बना ले। एक तरफ जो इसको अच्छा मानती है वो लोग बैठ जाए और सरकार बैठ जाए, एक तरफ जो किसान है जो इसको गलत मानते हैं वो बैठ जाए, वो अपने अपने जो है ना गुण और खामियां बताए, लोगों को अच्छा लगेगा। जिस तरफ जनता ज़्यादा होगी अपने आप फैसला हो जाएगा, नहीं तो सरकार। यही तो सरकार कह रही है बार बार, हालांकि सवाल पूछता हूं, लोग बोलते हैं सवाल आप रिपीट करते हैं, इसीलिए करता हूं क्योंकि नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्री हैं उनकी तरफ से लगातार बहुत सारे किसान नेताओं से उनकी मुलाकातें हो रही है जो कृषि कानूनों के पक्ष में हैं, और वो कहते हैं देश का बहुत बड़ा हिस्सा तो जो असली किसान है वो पक्ष में है, जो नकली किसान है वो प्रदर्शन कर रहे हैं या वो किसी के बहकावे में उनके पीठ पर कोई बंदूक चला रहा है। देखो 6 साल तक नरेंद्र मोदी के भी बहकावे में थे, हमने उनकी वोट दी, उनको सपोर्ट किया, आपने भी मोदी जी को वोट दिया? मोदी जी को, बीजेपी को वोट दिया था। दूसरी चीज उनके समर्थन में है, एक रिक्शा वाला दिखा दो आप, एक ट्रैक्टर वाला दिखा दो, वो है कहाँ? एक का नाम गिनाओ, गांव गिनाओ, डिस्ट्रिक्ट गिनाओ, स्टेट गिनाओ, कहते तो है नाम तो नहीं। आप यहाँ तरह तरह के लोग मिलेंगे, गांव के लोग, कोई एक रोड बता दे अगर भाई ये रोड जो समर्थन में उन किसानों पर वहाँ बैठे, एक रोड गिना दो पूरे भारतवर्ष के अंदर। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर आंदोलन हो रहा है कहाँ? एक का नाम बता दो। हम तो पाकिस्तानी हैं, हम रशिया से हैं, हमको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। ये एक दिलचस्प बात जो इन्होंने कही, यही बहुत सारे आंदोलनकारी किसान नेता कहते हैं कि अगर सरकार कहती है कि बहुत सारे किसान सरकार के समर्थन में हैं, और एक जत्था आया भी था 1 सप्ताह पहले गाजियाबाद इलाके में, तो राकेश टिकैत ने भी कहा कि आए और ज्ञापन देकर चले गए। वो कौन थे, उसमें कितने किसान थे, आए या लाए गए? यहाँ तो लोग 33-34 दिनों से बैठे हैं। वो किसान भी अगर वाकई सरकार के समर्थन में तो सड़क पर आए और दिखाएं कि हम समर्थन में। वही एक बात और कहना चाहूँगा, अगर उन समर्थन वाले किसानों के पास में, नेताओं के लोग पास में खाने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं, उनकी हम कर देंगे, लेकिन बैठे तो वो 2-4 दिन बैठ के दिखाएं, खाने के लिए भोजन देंगे, कपड़ा देंगे, हलवा खीर खिलाएंगे हमारे जो घर से, लेकिन बैठे तो हैं का? वो है ही नहीं। झूठ का कोई सिर पैर नहीं होता, न कोई लंबाई चौड़ाई होती, कोई कितनी बोल लो। और अब तो ये देश जान चुका है ये सरकार कितनी झूठ बोलती है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। छोटा बच्चा भी आजकल 3rd क्लास का बच्चा ये बोलता है पापा मेरे को ये कॉपी लगेगी कल से, और यहाँ तो पढ़े लिखे किसान बैठे हैं, MSc M.Tech और PhD बैठे हैं। चलिए अब एक बार सबसे बात करते हैं। आपका क्या शुभ नाम है, आप कहाँ से? मेरा नाम प्रदीप है, मैं इधर भादरगोड़ से हूँ, जहाँ बैठे यही मेरी तहसील है, और हम यहाँ 34 दिन हो गया आज हमें बैठे हुए। तो अब तो कल 35वां दिन सरकार के साथ किसान नेताओं की बैठक है, आपको लगता है रास्ता निकल जाएगा? रास्ता तो क्लियर है, लेकिन नीति और नीयत, सरकार की नीयत में खोट है, क्योंकि 5-6 दौर की बातचीत हो चुकी है और उसमें सरकार का वही अड़ियलपन सामने आ रहा बार बार हमारे किसान नेताओं के सामने। हमारे किसान नेताओं ने तो स्पष्ट और सीधे तौर पे एक ही बात कहा है कि सबसे पहले तीनों काले कानून जिनको बोलते हैं इनको ख़त्म किया जाए, और मुद्दों पे बाद में बात करेंगे। लेकिन सरकार का भी नाक का सवाल बन चुका भी है। सरकार ये चाह रही है अगर हमने ख़त्म कर दिया तो हम नीचे दिख जाएंगे, और किसान ये चाह रहे हैं अगर ख़त्म नहीं कराए तो हम पीछे हो गए। आपको लग रहा है सरकार के लिए नाक का सवाल है? 100% लग रहा है, वरना ये देखो ना, लाखों के लोग सड़कों पे हैं, 50-50 किलोमीटर लंबे जाम लगे हुए हैं, कितने लाख लोग शाहजहाँपुर बॉर्डर पे हैं, टीकरी बॉर्डर, और कितने बॉर्डर गिनाऊंगा मैं। सरकार अब भी कुंभकर्ण की नींद में सो रही है और किसान आंदोलन को 2 फाड़ करने के हर हथकंडे अपना रही है, लेकिन हम उसको कामयाब। ये कैसे? ये जो आपने कहा किसान आंदोलन को 2 फाड़ करने की कोशिश सरकार कर रही है, हथकंडे अपना रही है, ये आरोप कई किसान नेताओं का है। चिट्ठियों में भी किसान नेताओं ने एतराज जताया है कि सरकार आंदोलन में फूट डालने की कोशिश कर रही है। यहाँ भी कुछ 2 फाड़ करने की कोशिश हुई? ये आपके सामने ही है उदाहरण। जैसे अभी आपने सवाल पूछा मेरे भाई सुरेंद्र से कि कुछ किसान नेता आए, कृषि मंत्री को ज्ञापन दिया और चले गए। उन किसान नेताओं का आपके चैनल के माध्यम से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, उनका अध्यक्ष कौन है और किस स्टेट से हैं, कितने दिनों? एक हिंद किसान संगठन है जिसके अध्यक्ष कोई ज्ञान प्रकाश हैं, अगर नाम मुझे याद आ रहा है, वो 7-8 दिन पहले मिले थे। और अभी मैं दिखाता हूँ, मेरा मोबाइल देना जरा, ट्विटर चेक करके मैं कुछ नाम बता सकता हूँ, हालांकि वो नाम शायद आप ना जानते हो। ऐसे बहुत सारे किसान नेता हैं जो मिल रहे हैं। अब उनके संगठन कितने बड़े हैं, क्या हैं, वो मैं नहीं जानता। नहीं, ये बताओ, कल को मैं भी अपना संगठन बना के उसका अध्यक्ष बन सकता हूँ, लेकिन कोई मेजोरिटी तो दिखाए। जैसे ये अभी मैं ट्विटर पे देख रहा हूँ, सिर्फ आपसे समझने के लिए कि अब जलगांव का कोई महाराष्ट्र का कोई किसान संगठन है, कोई अलग अलग छोटे छोटे किसान संगठन है, कोई कृषक समाज है, कोई प्रगतिशील किसान क्लब है। एक बड़ा दिलचस्प है, नरेंद्र तोमर जैसे कृषि मंत्री, देश के कृषि मंत्री हैं,
और ये साबित करने की कोशिश सरकार करती है कि उनके साथ किसानों का एक बड़ा वर्ग साथ में है। लेकिन एक लेटर हेड है प्रगतिशील किसान क्लब, और वो हाथ से लिखी हुई चिट्ठी है जिसमें वो कह रहे हैं, जो भी इस क्लब के मुखिया अध्यक्ष हैं, कि हम सरकार द्वारा किसानों के हित में लागू हुए कृषि कानूनों का समर्थन करते हैं, और इसको ट्वीट से खुद नरेंद्र तोमर करते हैं। और ये कहा जा रहा है हरियाणा का प्रगतिशील किसान क्लब है और इन्होंने समर्थन किया। नाम सुना है आपने? ये कहाँ का है? पलवल का कोई किसान संगठन। बहुत अच्छा सवाल किया। ऐसे ही ट्वीट और ऐसे वीडियो मेरे पास भी मौजूद, जो बिहार, तेलंगाना और चेन्नई से आके यहाँ समर्थन करके गए हैं किसान नेता। उन्होंने बाकायदा अपना जो किसानों का संगठन, उसका नाम भी देके यहाँ वीडियो मेरे पास उपलब्ध है। मैं वीडियो के बाद में आपको वो भी दिखाऊंगा। चलिए, तो ये सरकार की तरफ से कोशिश है, और नरेंद्र सिंह तोमर के ट्विटर पर कई ऐसी चिट्ठियां लगी है, और ज़्यादातर चिट्ठी हस्तलिखित है। सब ऐसा लग रहा है जैसे न जाने कितने किसानों के संगठन हैं जो सरकार के साथ हैं, लेकिन वो संगठन कहीं सड़क पर नहीं है, कहीं प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, कहीं सरकार के पक्ष में खुलकर ऐसी बयानबाजियां नहीं हो रही है। उनकी मुलाकातें सरकार के मंत्री, सरकार के नेताओं से हो रही है। ये किसान नेता कहते हैं कि अगर वो किसान हैं तो आएँ और दिखाएं और बताएं कि ये कानून कैसे उनके हित में। राकेश टिकैत बार बार कहते हैं हम तो ऐसे मास्टर को खोज रहे हैं जो बताए कि ये कृषि कानून कैसे उनके लिए फायदे में है, हमें समझाए। भारत ना हमारे सामने आया, हमने सामने बैठेंगे, जो हमने इसमें कमियां दिख रही है और इन लोगों को अच्छाई दिख रही है, वो हम उनसे पता कर लेंगे ना भाई, हमें जो इसको बुरा लगा है, तुम्हें इसमें कौन सी अच्छाई दिखाई दी है जो तुम इसके समर्थन में आ गए। एक बात तो ये है। दूसरी बात, वो आज तक किसी ने सुने नहीं, कोई रैली नहीं, कोई मेजोरिटी नहीं दिखाई, किसी रोड पे धरने पे नहीं बैठे, आंधी तूफान की तरह आए, समर्थन पत्र दिया, मीडिया में वाह वाह लूटी और चले गए। तो वो किसान थोड़ी होंगे। 80% किसान आपको यहाँ दिखाई देंगे। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से फिर बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, टीकरी बॉर्डर से स्टार्ट करके और एंड तक देख के आइए। 40 किलोमीटर तक लंबे जाम लगे हुए हैं, यहाँ लाखों लोग हैं, और वो 10 बंदे आके उधर समर्थन पत्र दे के चले गए। मैं आज इसको देखता हूँ, अब बात करता हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं रोहतक से। आपका क्या नाम है? वजीर वरबेरा। क्या? वजीर। तो आपको लगता है कि सरकार मान जाएगी? कल मीटिंग है, और क्यों लगता है कि ये कानून वापस होना चाहिए? ये कानून वापस होने का ये हर जगह सबको पता है, सरकार को भी पता है, मोदी को भी पता है, लेकिन हमारे को अब पता लगा है। जैसे ये प्रधानमंत्री बनने से पहले रेवाड़ी में आया था, सबसे पहले इसने ये बयान दिया था 2 करोड़ नौकरियां और दमंग जातियों से छुटकारा। हमने ये पता नहीं था कि हमने ये दमंग जातियों से, व्यापारियों से मरवाएगा, हमने इस चीज़ का मालूम नहीं था। जितना अच्छा इसको समझ गए हमने, प्रधानमंत्री के सिरे पर पहुँचाया, लेकिन आज ये जनता को एक रोड पर बिठा रहा। आप कहाँ से आए हैं? यहीं से हैं जी, जज्जर से हैं। हाँ जी। तो लगता है सरकार जो बातचीत कर रही है, कोई रास्ता निकलेगा, या ऐसे 2-4-6 महीने ऐसे बैठे रहेंगे आप लोग? हमने तो कोई उम्मीद लगती नहीं जी, क्योंकि सरकार की नीयत में जो है ना वो खोट है। हर बार कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कानून वापस लो, ये करें हम कानून मतलब समझाएंगे, कानून वापस नहीं लेंगे, किसानों का भरम दूर करेंगे। अरे कब होगा वो भरम दूर? हम भरम दूर कर ही बैठे हैं यहाँ। हम तो चाहते हैं हम ये तीनों कानून जो है वो बंद हो, इनको रद्द किया जाए। MSP जो है ना वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लागू हो। अभी कह रहे हैं ये हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी, लेकिन वो नहीं हो रही। कह रहे हैं कि आप भी कह रहे हैं कि उम्मीद नहीं है, आप कह रहे हैं कि बातचीत से उम्मीद नहीं है। अगर उम्मीद नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर आगे आंदोलन तेज होगा, और हम यहाँ बैठे हैं। तब तक सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, चाहे 6 महीने हो जाओ, चाहे 6 साल हो जाओ। आप लोग यहाँ बैठे रहेंगे, गांव में फसल का सीजन होगा, खेतों में काम होगा, अगली फसल की तैयारी होगी, तो सब छोड़ के यहाँ कैसे बैठे रहेंगे अगर फैसला होने में बहुत लंबा लगा, या सरकार ने कहा कि नहीं हम कानून वापस नहीं लेंगे? तो परिवार में कई सदस्य हैं जो अदल बदल करते रहेंगे अपनी। हम जो है ना जो बीच में जो छोड़ के आए हम उनमें जो घर के काम करेंगे, और हम यहाँ एक परिवार का आदमी 2-4 यहाँ जरूर रहेंगे और वहाँ भी अपना काम करते रहेंगे। आप कहाँ से आए? हम रोहतक से जी। आपका क्या नाम है? हरिकृष्ण। हरिकिशन। तो कितने दिन से हैं आप? हम यहाँ 20 दिन हो गए। तो आपको लगता है कि सरकार वापस ले लेगी? ये नहीं लेगी तो फिर यहीं बैठे रहेंगे, और अपना आंदोलन चल रहा है, कितना टाइम लाग जाओ यहीं रहना है। इतना नहीं काले कानून वापस लेगी, इतना यहीं रोकेंगे। अच्छा, आप लोग काले कानून क्यों कहते हो? सरकार अगर उसके इतने फायदे गिनाती है, फिर ये क्यों काले कानून का? सरकार कहती है ये डर दिखाया जा रहा है, दरअसल इस कानून से तो किसानों को फायदा होगा जो आज तक नहीं हुआ। जी होगा, मैं बताता हूँ इसको फायदा। अब
एक भी आदमी सरकार का नुमाइंदगी कोई भी आता है, कोई ये बता दो मेरे को, एक एकड़ में कितनी फसल होती है? अभी बाजरा लेके चलो आप, अभी बाजरा की फसल आई थी, कटी और बिकी। सरकार के कानून के अनुसार 8 क्विंटल बाजरा वो खरीदेंगे, उसका पहले रजिस्टर्ड कराओ, फिर सरकार डेट देगी और उसी दिन लेके जाओ, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। हो सकता है किसान की भैंस बीमार हो जाए, किसान का परिवार का कोई बच्चा बीमार हो जाए, या उस दिन शादी हो नहीं लेके जाएगा। अगर अपनी शादी भी छोड़ दे, अपनी माता या अपने भाई को डेथ होती है उसको लकड़ी देना भी छोड़ दे, दाह संस्कार भी छोड़ दे, हम उस दिन उस बाजरे को लेकर चले गए, हमारे बाजरा पैदा होगा 15 क्विंटल, सरकार के नियम अनुसार मिला 8 क्विंटल, 7 क्विंटल को कहाँ लेके जाएंगे? वो 7 क्विंटल बाजरा हमारा 700 से 800 रुपये बिक रहा है, कहाँ फायदा हुआ? फिर कहती है कंपनियां आएंगी और ज़्यादा खरीदेंगी। सरकार ने कानून बना दिया सितंबर 2020 में और बाजरा आया अक्टूबर के अंदर। ये बता दो एमएसपी से ऊपर पूरे भारतवर्ष के अंदर 1 किलो अनाज किसी भी कंपनी ने खरीदा हो तो, और एक कानून आज से लगभग 30 साल पहले बनाया था, किसान अपनी फसल को भारतवर्ष के अंदर कहीं भी बेच सकता। इन्होंने तो वो कानून कैंसिल कर दिया। राजस्थान का बाजरा हरियाणा ने रोका, बिकने नहीं दिया, सभी को पता है। तो खट्टर साहब ने अनाउंस किया था कि राजस्थान का बाजरा यहाँ आ रहा है। एमपी ने अनाउंस किया कि अगर राजस्थान का या दूसरे राज्य का बाजरा पहुँचेगा तो शिवराज सिंह चौहान का अनाउंसमेंट है, ऐलान है कि हम गिरफ्तारी करेंगे अगर दूसरे राज्य से चोरी छुपे बाजरा आया। तो एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि कहीं की फसल कहीं बेच सकते हैं, इस राज्य के किसान दूसरे राज्य में बेच सकते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी की सरकारें जहां हैं वहीं के मुख्यमंत्री कहते हैं अगर दूसरे राज्य के किसान यहां आए तो उनका बाजरा जब्त होगा, और ये हुआ भी। और खट्टर ने भी कई बार ऐसी बात की, वही कह रहे हैं। तो इनके मुख्यमंत्री, बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री उस कानून को नहीं मान रहे, और जो किसान भूखा मरे वो कैसे मान लेगा? वो तो इनके मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया, खट्टर ने धान रोका यूपी का। तो वो कह रहे हैं कि हम एमएसपी वाली जो मंडी है उसमें नहीं लेंगे, बाकी अब प्राइवेट में बेचिए। नहीं, प्राइवेट में आपके चैनल के माध्यम से या प्रधानमंत्री अपने किसी भी मीडिया माध्यम से ये तो बता दो कि कहीं भी 1 किलो अनाज लिया तो नहीं किसी कंपनी ने। कब आएंगी वो कंपनियां? हमारे एक ट्राली आप आने दीजिएगा तो आइए। एक बात हमने कब रोकी है? प्रोटेस्ट कब आया है? 26 नवंबर को हम दिल्ली आए हैं, उससे पहले तो खरीफ की पूरी फसल बिक चुकी है या घर पे पड़ी है। 2 ही जगह फसल बता दो। तो 3 महीने के अंदर जो कंपनियां नहीं आई, कब आएंगी वो कंपनियां? और ये तो यही तो सरकार कह रही है ना कि जब ये कानून लागू हो जाएगा तब कंपनी आएगी। सुना है कि यहाँ हरियाणा में कहीं अडानी ने 100 एकड़ जमीन भी ले ली है, तो ऐसे 1,000 एकड़ लेगी, बड़े बड़े स्टोरेज बनेंगे, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट को खोल दिया गया, भंडारण होगा, एफसीआई के गोदाम कम है, 1,000 गोदाम बनेंगे। सुनो तो कंपनियां आएंगी, अरे याद इसका मतलब ये ना अपने कानून पर विश्वास, जो कंपनियां इनके कानून पर विश्वास नहीं है। 3 महीने हो गए कानून बने, हमारा अनाज लाखों क्या करोड़ों क्विंटल अनाज भारतवर्ष के अंदर खराब होता है, सभी को पता है, डैमेज होता है बरसात में। जब सरकार अपने अनाज को पॉलीथीन के अंदर रख सकती है, कंपनियां नहीं रख सकती क्या? ये सरासर झूठ है। 140 करोड़ लोगों को पेट काटने की जो लड़ाई है वो किसान लड़ रहे हैं कि अपनी, हमारे को तो सिर्फ क्या चाहिए? एमएसपी। यही डर देखिए किसानों का है कि बड़े पूंजीपति और कारोबारी जब आएंगे और जिस ढंग से जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो सरकार ने संशोधन किया है जिसके मुताबिक आप असीमित भंडारण कर सकते हैं। पहले अगर आप भंडारण करते थे, होर्डिंग करते थे, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती थी, छापे मारे जाते थे। लेकिन अब अगर भंडारण होगा, प्राइवेट कंपनियां हजारों क्विंटल, लाखों क्विंटल अनाज जमा करेगी और बाजार को कंट्रोल करेगी, उसके मुनाफे कमाएगी, उसके हिसाब से बाजार में किसान की फसल की कीमत तय होगी। ये किसानों का बहुत बड़ा डर है कि इससे किसानों की फसल की कीमत प्राइवेट कंपनियां जो भंडारण की जिम्मेदारी जिसकी होगी वो तय करेगी। आपने सुना, और इससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि जो टिकरी बॉर्डर पर भी किसान बैठे हैं वो लंबी लड़ाई के लिए मानसिक तौर पर तैयार हैं। और ये इलाका है जहां एक किसान ने शायद यही टिकरी पर खुदकुशी की है परसों, किसी किसान ने। हाँ जी, क्या करी है? पंजाब के थे? हाँ, वकील साहब। पंजाब के एक वकील साहब ने, डॉक्टर अमरजीत नाम था शायद, यहाँ खुदकुशी भी की थी। सिंघू बॉर्डर पर भी एक पंजाब के एक सिख संत ने खुदकुशी की। और इसके अलावा कुल अगर देखें तो करीब 40 किसानों की जानें जा चुकी हैं। आज हरियाणा बहुमत से ज़्यादा किसान आत्महत्या होगी, लेकिन 90 में से ना किसी विधायक का इस्तीफा आया है, ना किसी मंत्री का आया है। तो ये किसान को समझ लेना चाहिए, नेता हमारा कोई नहीं है, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी और का हो, कुर्सी कोई छोड़ना नहीं चाहता। किसान अपने प्राण तक त्याग रहा है, लेकिन किसान जो ये नेता हैं कपड़े बदल के वापस आ सकते हैं, लेकिन किसान अब की बार समझ गया है। एक मंच ऐसा तैयार होगा
जो सत्ता पक्ष को भी चोट करेगा और विपक्ष को भी चोट करेगा। हम तो ये कह रहे हैं कि जब तक आप ये कुर्सी नहीं त्यागोगे, हमें आपका समर्थन भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चलिए, तो ये राजनेताओं से एक दूरी बनाने की भी किसान नेताओं की रणनीति है और उसके साथ लंबे समय तक इस आंदोलन को चलाने की, अगर सरकार इनकी मांगे नहीं मानती है तो। और ये यहाँ आप देख पा रहे हैं, एक बार फिर से वो तस्वीर आप देख रहे हैं, दलाल खाप 84। और यहाँ जैसे हर जगह आप देखते हैं किसानों के इंतजाम और खाने पीने के इंतजाम, यहाँ पीछे चाय बन रही है और यहाँ किसानों का जमावड़ा 34 दिन। अब देखते हैं कल सरकार के साथ बैठक में रास्ता क्या निकलता है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी टिकरी बॉर्डर के किसी और वीडियो में।